आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित होंगे। हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं और मैं यही समझूंगा कि आप लोग पूरी तरह से क्लासेस का फ़ायदा ले रहे होंगे और चीज़ें धीरे धीरे कहीं ना कहीं ईश्वर चाहेगा तो बहुत कुछ अच्छा होगा। बस इसी आशा के साथ मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बस यही कहना है कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा बड़ी गंभीरता के साथ लीजिएगा, पढ़िएगा। और कई बार मैंने कहा है कि जो मेरी क्लासेस हैं वो पूरी तरह से यूजीसी नेट के बच्चों के लिए डेडिकेटेड हैं। यहाँ से इनको डेफिनेट फ़ायदा मिलेगा क्योंकि पिछला जो इतिहास है उसमें यूजीसी नेट के मेरे पढ़ाए हुए बच्चे बहुत ज़्यादा सिलेक्ट हुए हैं। साथ में जो भी बच्चे और टीचिंग के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, जो भी स्टेट में टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, टीजीटी का, पीजीटी का, बिहार में बीपीएससी 4.0 आने वाला है, इन सब के लिए भी मेरी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में जो बच्चे स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, उनके लिए भी मेरी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से बस यही कहना है कि इस क्लास के साथ रेगुलर रहें, चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करें और कहीं ना कहीं थोड़ा सा शेयर जरूर ग्रुप में किया करें, क्योंकि सभी लोगों के पास, सभी लोगों या धरती पर जो भी व्यक्ति हैं वो कोई ना कोई मंजिल की तलाश में है। मैं भी किसी मंजिल पर के लिए ही तलाश में चल रहा हूं और दो लाइनों के साथ अपनी बात को शुरू करूंगा कि चले हैं जिस पथ पर उसका कोई अंजाम तो होगा। चले हैं जिस पथ पर उसका कोई अंजाम तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा। जो दिल में ठान ही ली है कामयाबी को अपना बनाने की, तो उसका भी कोई ना कोई इंतजाम तो होगा। और डेफिनेटली इंतजाम होगा, कहीं ना कहीं ऊपर वाला सब कुछ देखता है। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को शुरू करता हूं। यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग बात कर रहे हैं कि इस तरीके से मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन कुछ चल रहे हैं। मेरे क्वेश्चनों के पास मत जाइएगा, मेरे एक्सप्लेनेशन पर सबसे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ मिलने वाला है। वायसराय जिसके शासनकाल में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई, तो पाकिस्तान की मांग जिस वायसराय के शासनकाल में की जा रही है, तो स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान की मांग की बात कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, पाकिस्तान की मांग कब की जा रही है। तो आप यहां पर देखेंगे कि मार्च 1940 में लाहौर में, ये ध्यान रखना, लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होगा। मुस्लिम लीग का अधिवेशन हो रहा है, यहां ये क्वेश्चन बनेगा। और इस मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया। मैंने पूरा डिटेल में कहीं न कहीं अपने पुराने वीडियो में बता दिया है, क्योंकि पाकिस्तान शब्द जो आ रहा है वो चौधरी रहमत अली 1933 में कैम्ब्रिज का विद्यार्थी है, लेकर आता है कि नाउ और नेवर, आर वी टू लाइव, आर वी टू, या तो हम जिंदा रहेंगे या कहीं ना कहीं प्रेसियस फॉर एवर, या तो नष्ट हो जाएंगे, पेरिस फॉर एवर। तो मेरा कहने का मतलब है, लेकिन उस शब्द का कोई मतलब उस समय नहीं था, लेकिन इस शब्द को फिर बना के पारित कब किया गया, तो 1940 में। तो 1940 में पूछ रहा पाकिस्तान की मांग कब की गई है, तो 1940 में की गई है। इसी अधिवेशन में मैंने कई बार कहा है कि पाकिस्तान के प्रस्ताव के प्रारूप को तैयार किसने किया था। अगर प्रारूप तैयार करने की बात आती है तो सिकंदर हयात खां, सिकंदर हयात खां इस तरीके से इस पाकिस्तान के प्रस्ताव को, कहीं के प्रारूप को तैयार करते हैं। इसको इस मुस्लिम लीग के अधिवेशन में रखा किसने था, तो अधिवेशन में रखने वाले जो थे वो फजलुल हक थे। यानी जो फजलुल हक थे, जो कृषक प्रजा पार्टी बंगाल से आते थे। सिकंदर हयात खां ने पाकिस्तान के प्रारूप को तैयार किया है। यहां पर फजलुल हक जो कहीं ना कहीं समर्थन दे रहे हैं, और ध्यान रख लेना फजलुल हक जो कहीं ना कहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रस्ताव के प्रारूप को तैयार किसने किया है, तो तैयार करने वाले सिकंदर हयात खां, प्रस्तुत करने वाले फजलुल हक, और समर्थन जिसने दिया था इस अधिवेशन में वो है खलिकू जमा, खलिकू जमा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, इन्होंने समर्थन दिया है। अध्यक्षता इस अधिवेशन की किसने किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अब ये प्रश्न कह रहा है कि पाकिस्तान की मांग की गई, तो यहां पर ध्यान रखना 36 से 44 तक, 1936 से लेकर 44 तक इस तरीके से लॉर्ड
लिनलिथगो रहे हैं, यानी लिनलिथगो के शासनकाल में ये पाकिस्तान की मांग की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से अगर यहां पर इरविन की बात करते हैं, प्रश्न आता है गांधी जब अपना डांडी मार्च करेंगे, गांधी जब 12 मार्च 1930 को अपना डांडी मार्च करेंगे, उस समय इरविन है। इन्हीं के साथ 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिसे दिल्ली पैक्ट कहते हैं। इसी के समय में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में लाहौर में फांसी दी जाती है। तो कहीं गवर्नरों के विषय में आ जाए तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। जैसे लॉर्ड वीविल हैं, तो लॉर्ड वीविल का 14 जून 1945 का वीविल प्लान, ये वीविल प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वीविल प्लान पर कहीं 14 जून 1945 को लॉर्ड वीविल ने अपना एक प्लान दिया था, और उस प्लान में ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार अब भारतीयों को स्वशासन देने के पक्ष में है। यानी ब्रिटिश सरकार, इस वीविल प्लान को लिख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत से आते हैं। वीविल प्लान में स्पष्ट है, यानी वीविल प्लान, थोड़ा सा मैं यहां पर लिख देता हूं वीविल प्लान। वीविल प्लान क्या है? वीविल प्लान, तो ये ध्यान रखना 14 जून 1945, और इसमें वो कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को कुल मिला के स्वशासन देने के पक्ष में है। यानी पहला है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वशासन देने के पक्ष में है, स्वशासन देने के पक्ष में है। पहला इसने यह कह दिया कि स्वशासन हम देंगे। दूसरी बात इसने यह कहा कि जो वायसराय की कार्यकारिणी है, वायसराय की जो कार्यकारिणी बन रही है, कार्यकारिणी है, कहीं ना कहीं उसमें क्या होगा, कार्यकारिणी जो बन रहेगी, जो काउंसिल है वायसराय की, उस काउंसिल में वायसराय प्लस सेनापति को छोड़कर, यानी सेनापति यानी सेना प्रमुख को छोड़कर बाकी जितने भी काउंसिल में पद होंगे, बाकी सभी सदस्य जो होंगे वो भारतीय होंगे। यानी वायसराय की जो काउंसिल है उसमें सिर्फ वायसराय और सेना प्रमुख को छोड़ दिया जाएगा, जिनको अंग्रेज हैं, बाकी सभी पद भारतीयों को दिया जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो है यहां पर तीसरी बात, ये जो काउंसिल है, ये कार्यकारिणी जो बनेगी जिसमें सभी भारतीय ही शामिल हैं, सिर्फ वायसराय और सेनापति 2 लोग हैं अंग्रेज, यह कार्यकारिणी ही अंतरिम सरकार या अस्थाई सरकार मानी जाएगी, अस्थाई सरकार मानी जाएगी। यानी यही अंतरिम सरकार के रूप में भारत में काम करेगी, वो ये कहना चाहता है। तो इस प्रकार से जो है, तो ये अंतरिम सरकार या अस्थायी सरकार के रूप में मानी जाएगी। तो यहां पर ध्यान रखना, इसी प्रकार से पूछेगा इस काउंसिल में, यानी इस जो वायसराय की जो काउंसिल है उसमें हिंदू और कहीं न कहीं ध्यान रखना, यानी हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर रखी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी पर विचार विमर्श करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला में सम्मेलन किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। यानी इस परिषद या काउंसिल में हिंदू मुसलमानों की संख्या बराबर होगी। और इस प्रकार से ध्यान रखना, ये जो काउंसिल है, जो कार्यकारिणी है, ये 14 सदस्यीय होगी। और इसी पर विचार विमर्श करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। इस बात को ध्यान रखना। इस शिमला सम्मेलन में 21 सदस्यों को बुलाया गया था, 21। इस शिमला सम्मेलन में कितने लोगों को बुलाया गया था? तो 21 लोगों को, उसमें जिन्ना भी गए थे। और स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं प्रश्न आता है कि शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लेकिन जिन्ना की हठ धर्मिता के कारण ये शिमला सम्मेलन पूरी तरह से फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि 14 में से
5 मेंबर कुल मिला के कांग्रेस की तरफ से जाने थे और 5 मेंबर जो है वो मुस्लिम लीग की तरफ से जाने थे। तो कांग्रेस ने अपना पहला मेंबर मौलाना आजाद के रूप में इस काउंसिल में भेजा, तो कहीं ना कहीं जिन्ना नाराज हो गए। जिन्ना ने कहा नहीं नहीं, जो भी मुसलमान भारत का है वो सिर्फ मुसलमान मुस्लिम लीग के रास्ते से जाएगा, कांग्रेस के रास्ते से नहीं आएगा। इस पर विविल भी नाराज हो गया, नेहरू भी नाराज हो गए और उन्होंने कहा यार हमारे पास 5 सीट हैं, हम हिंदू भेजें मुसलमान भेजें, इससे तुम्हें क्या मतलब है, हमारा अध्यक्ष ही मुसलमान है तो वही काउंसिल में पहले नंबर पर जाएगा। इस पर जिन्ना नाराज हो जाता है। क्यों नाराज हो गया? क्योंकि जिन्ना को लगा कि अगर कांग्रेस की तरफ से 2 मुसलमान भी कार्यकारिणी में बट जाएंगे तो उसका जो विभाजन का एजेंडा चल रहा है वो फेल हो जाएगा। तो शिमला सम्मेलन पूरी तरह से जिन्ना की हठधर्मिता के कारण फेल हो जाता है। देखिए, इतिहास जो है वो अंदर तक जब नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं बनेगा। मैं खुल के बोल रहा हूं। और 102, 299, 599, 999 वालों के चक्कर में मत पढ़ो, क्योंकि वो ऊपर ऊपर का पढ़ाएंगे, बाकी सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, साथ में आपका सिलेक्शन का कुल मिला के दूर दूर तक कोई कहीं ना कहीं कुछ नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब है आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखा करें, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि पाकिस्तान की मांग, तो लिनलिथगो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। एझावा आंदोलन क्या है? इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है। एझावा आंदोलन चलाया गया, यानी एक तरह से मंदिर प्रवेश करने के लिए दक्षिण भारत में निम्न जातीय ये आंदोलन है। यानी मंदिर प्रवेश करने के लिए कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में इस प्रकार का आंदोलन ये चल रहा है। ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो मंदिर प्रवेश करने के लिए जो आंदोलन चल रहा है वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। कहां पर है? केरल में चल रहा है। कहां चल रहा है? केरल में चल रहा है। यानी एक प्रकार से जो ये एझावा आंदोलन था ये एक तरह से दलित समाज का आंदोलन है और यह मंदिर प्रवेश के लिए चलाया जा रहा है। मंदिर प्रवेश के लिए, यानी दक्षिण भारत के मंदिरों में दलित समाज को किसी भी प्रकार से कोई स्थान नहीं मिला था। यह सबसे बड़ी इस भारत के दुख की बात है। इसीलिए यह आंदोलन इस तरीके से चलाया जा रहा है। यह भी आपसे बिल्कुल पानी थोड़ा सा रुक जाए। एझावा आंदोलन, तो इस प्रकार से मंदिर में प्रवेश करने के लिए आंदोलन चल रहा है। ध्यान रखिएगा, यहां पर 2 सत्याग्रह चलेंगे। एक 1924 में चलेगा, यह है वायकोम सत्याग्रह। कौन सा है? ये वायकोम सत्याग्रह 1924। और इस वायकोम सत्याग्रह की बात करें तो इसमें नारायण गुरु, एन कुमारन और टीके माधवन, ये 3 लोगों का बहुत बड़ा नाम है। एन नारायण गुरु, एन कुमारन, टीके माधवन। साथ में ध्यान रखना ईवी रामास्वामी नायकर, ये सब क्वेश्चन आते हैं। ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार भी कहा जाता है, जिनको क्या कहते हैं? पेरियार कहते हैं। और ईवी रामास्वामी नायकर ने एक आंदोलन दक्षिण भारत में चलाया है, आत्मसम्मान आंदोलन। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सभी लोग केरल के वायकोम नामक जगह पर मंदिर में प्रवेश करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, जिसको एझावा आंदोलन कहते हैं। दूसरा, इसी समय 1931 में गुरुवायूर सत्याग्रह, यही जगह का नाम है, गुरुवायूर सत्याग्रह इस प्रकार से ध्यान रखना चल रहा है। और इसमें जो प्रमुख नेता थे गुरुवायूर सत्याग्रह में वो थे के कल्लप्पण।
तो ये के कलप्पण जो है सबसे प्रमुख नेता थे, के कलप्पण, इस गुरुवायूर सत्याग्रह के। और के कलप्पण ने मंदिर प्रवेश करने के लिए अंततः ये आमरण अनशन पर बैठ गए, आमरण अनशन पर। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। यहां 1931 चल रहा है, यानी 1931 में क्या हो रहा है, 1931 में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे हैं। तो गांधी जी को जब यह मालूम पड़ा कि इस प्रकार से जो है यहां केरल में के कलप्पण आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं, तो अंततः गांधी जी ने आश्वासन दिया कि आप आमरण अनशन को छोड़ दीजिए, मैं स्वयं आपके मंदिर प्रवेश की बात को आगे बढ़ाऊंगा। और इस तरह से गांधी के आश्वासन पर के कलप्पण ने अपना आमरण अनशन छोड़ दिया और गांधी जी ने फिर वहां की रानी से बात करके कहीं ना कहीं मंदिर के आसपास के सड़कों पर कहीं ना कहीं दलितों को जाने के लिए रास्ता मांगा और वो उनको कुल मिला के अनुमति मिली, लेकिन बाद में कुल मिला के मंदिर प्रवेश की बात भी मान ली जाती है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये केरल में इस तरह का ये एझावा आंदोलन चल रहा है, ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है। इसके बाद यहां पर प्रश्न बात कर लेते हैं हरिजन। मैंने कई बार कहा है कि गांधी जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, तो वहां पर गांधी को लगा कि कहीं ना कहीं अंबेडकर मेरे लिए एक सिरदर्द बन सकते हैं, क्योंकि दलित समाज के अंदर अंबेडकर को एक बहुत बड़ी पकड़ बन चुकी थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो गांधी को लगा कि कहीं ना कहीं भारत में जो हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा तबका है उसके बीच में स्थान बनाना जरूरी है। इसीलिए गांधी, आप देख लीजिए, 20,000 किलोमीटर की हरिजन यात्रा पर निकल जाते हैं। कहां पर निकल जाते हैं, ये हरिजन यात्रा पर निकल जाते हैं। और ये हरिजन यात्रा कहां से शुरू हो रही है, वर्धा से। वर्धा आश्रम में गांधी इस समय रह रहे हैं और कहीं ना कहीं वर्धा आश्रम से ये यात्रा 20,000 किलोमीटर की यात्रा वो करते हैं। कहीं ना कहीं आप ये देखिए, नवंबर 1933 से ये यात्रा शुरू होती है और लगभग जुलाई 1934 तक ये यात्रा चल रही है। यहां पर हरिजनों को शब्द, यानी कि दलित समाज को हरिजन जो नाम दिया है वो भी गांधी ने दिया है। और यहीं पर गांधी, इस बात को ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का निर्माण करते हैं। यानी अस्पृश्यता विरोधी लीग का निर्माण भी कहीं कहीं कौन कर रहे हैं, तो गांधी कर रहे हैं। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का निर्माण करते हैं। ये कब कर रहे हैं, 1932 में। लेकिन बाद में जब दलितों को उन्होंने हरिजन नाम दे दिया तो इसी का नाम अखिल भारतीय हरिजन संघ पड़ जाता है। अखिल भारतीय ये हरिजन संघ पड़ जाता है, इस बात को ध्यान रखें। 1932 के है और इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला बनाए गए। कौन बनाए गए, तो घनश्याम जीडी बिरला, घनश्याम दास बिरला इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि गांधी का झुकाव अब हरिजनों के प्रति बढ़ रहा है। इसीलिए आप देखिए कि जब कम्युनल अवार्ड की घोषणा हो रही है, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने जब किया, तो गांधी पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। अंततः पूना पैक्ट होता है। तो इस तरह से गांधी अब हरिजन पत्र भी निकालते हैं। तो उनका हरिजन पत्र जो था वो हिंदी में है, और हरिजन पत्र जब हिंदी में है तो हरिजन पत्र, इस बात को ध्यान रख लेना, इसमें हरिजन बंधु भी निकाल रहे हैं, और हरिजन इस प्रकार से सेवक, इस तरीके से हरिजन बंधु और हरिजन सेवक उनके दो समाचार पत्र होते थे। गांधी नवजीवन भी निकालते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। गांधी क्या निकालते हैं, नवजीवन, जो गुजराती में निकल रहा है। किस में निकल रहा है, गुजराती में। गांधी यंग इंडिया भी निकालते हैं, और जो यंग इंडिया निकाल रहे हैं वो कुल मिला के कहीं कहीं अंग्रेजी में है। गांधी अंग्रेजी में यंग इंडिया भी निकाल रहे हैं। तो यहां पर ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा, ए ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। यंग इंडिया, अब देखिए यहीं पर बात आ गई ना, क्योंकि यंग इंडिया, तो मैंने क्या कहा कि यंग इंडिया की भाषा जो है वो अंग्रेजी है। यानी गांधी जो है यंग इंडिया जो निकाल रहे हैं वो अंग्रेजी है। यहां ध्यान रखना, यंग इंडिया एक किताब भी है, यंग इंडिया एक किताब भी है। और ये किताब किसने लिखी थी, तो लाला लाजपत राय ने, लाजपत राय। यानी कहीं ना कहीं इस तरीके से लाला लाजपत राय के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं, और वो
लाला लाजपत राय कहीं ना कहीं इस तरह से यंग इंडिया कुलना के कहीं ना कहीं किताब लिखते हैं और उसी किताब में उन्होंने कांग्रेस के किसकी बात किया है, तो उन्होंने इसी यंग इंडिया में उन्होंने कांग्रेस के इस तरह से सेफ्टी बॉल्ब यानी सेफ्टी बॉल्ब की बात करते हैं, सेफ्टी बॉल्ब की बात करते हैं, सेफ्टी बॉल्ब की बात करते हैं। यानी वो यह कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना जो ह्यूम है उसने सेफ्टी बॉल्ब के रूप में किया है। सेफ्टी बॉल्ब के रूप में कैसे किया है, मतलब यानी सेफ्टी बॉल्ब के रूप में करने का आशय यह है कि वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से हिंदुस्तान के आम जनता के बीच में जो असंतोष है वो कांग्रेस रूपी सेफ्टी बॉल्ब से निकाल देगा, जिससे ऊपर की ब्रिटिश सरकार बच जाएगी। इस प्रकार की सोच के साथ वो काम कर रहा है। इसीलिए यहां पर यंग इंडिया में कहते हैं कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, डफरिन के दिमाग की उपज है, दिमाग की उपज है। इस बात को ध्यान रख लेना। यानी मान के चलिए ये ब्रिटिश सरकार है, ये ब्रिटिश सरकार है, ठीक है ना, और यहां पर हिंदुस्तान का जो बुद्धिजीवी है या कॉमन मैन है इसमें एक असंतोष पनप रहा है। तो ये असंतोष और ब्रिटिश सरकार के बीच में एक सेफ्टी बॉल्ब लगा दिया जाएगा जिसका नाम है कांग्रेस, और कांग्रेस ये सेफ्टी बॉल्ब के रूप में काम करेगी। तो जब ये कुलना के बुद्धिजीवी वर्ग या कॉमन मैन में असंतोष होगा तो कांग्रेस जो कहने के हिंदुस्तान के लोगों का एक शिक्षित वर्ग है उसके पास ये लोग अपनी शिकायत करेंगे, अपनी भड़ास निकालेंगे, अपना असंतोष निकालेंगे और फिर ये लोग यहां तक अपनी बात को पहुंचा देंगे। यानी कहीं ना कहीं भारत के बुद्धिजीवियों में या कॉमन मैन में जो असंतोष होगा वो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने ऊपर लेगी और ब्रिटिश सरकार बच जाएगी। इसीलिए इस कांग्रेस को कहीं कहीं भड़ास निकालने वाली संस्था भी कहा गया है, भड़ास निकालने वाली संस्था। आप देखते हो कि प्रेशर कुकर में सीटी लगी रहती है, प्रेशर बनता है, सीटी उठ जाती है और कहीं ना कहीं जो प्रेशर है वो निकल जाता है। इसी प्रकार से यहां पर है कि अगर यहां प्रेशर बढ़ेगा तो कांग्रेस रूपी सीटी लगी हुई है वो कहीं ना कहीं वहां से थोड़ा सा अपने ये लोग यहां से अपनी बात यहां कहेंगे, और जब ये बात कहेंगे तो इस तरीके से हो सकता है कुछ बातें जो जेन्युइन हो मानी भी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक तरह से यहां तक कहकर अपनी भड़ास को निकालकर शांत हो जाएंगे। तो यहां पर ये कहते हैं। इसी प्रकार से लाला लाजपत राय एक और किताब लिखते हैं, आर्य समाज। क्या लिखते हैं, तो एक, क्योंकि लाला लाजपत राय आर्य समाजी हैं इसीलिए वो आर्य समाज भी लिख रहे हैं। इसी प्रकार से पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया इनकी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया एक इनकी किताब है। 1908 में आप जानते हो लाला लाजपत राय को देश से निर्वासित कर दिया जाता है। तो इस द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, निर्वासन, यानी मेरा निर्वासन, मेरी निर्वासन की कहानी, यानी डिपोर्टेशन, ठीक है ना, मेरे निर्वासन की कहानी। इस प्रकार से ये भी इनकी किताब है, डिपोर्टेशन। इसी प्रकार से एक इनकी किताब और है, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया इनकी एक और किताब है। तो यहां पर इस तरह की चीजें आपसे बिल्कुल पूछी जा सकती हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर है। तो गांधी ने साउथ अफ्रीका में रहते हुए भी एक समाचार पत्र निकाला है और समाचार पत्र का नाम क्या था, इंडियन ओपिनियन। ये सब चीजें मैं पढ़ा चुका हूं इसीलिए कोई बताने की जरूरत नहीं है। इंडियन ओपिनियन के संपादक कौन थे, तो मनसुख लाल। कौन है, मनसुख लाल। इस तरीके से इसके संपादक हैं। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ जाते हैं। वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किसने किया था? कल मैंने दादा भाई नौरोजी के ऊपर बहुत सी बातें आप लोगों से किया था। लाला लाजपत राय की बात मैंने अभी आप लोगों से पूरी कहानी बता लिया है। कहीं कि गरम दल के नेता हुआ करते थे, ये भी मैंने आप लोगों से बात किया था कि एक तरह से किस पार्टी के नेता थे, तो गरम दल के नेता थे। ये भी मेरी आपसे बात हो चुकी है। अगर हम यहां पर एक व्यक्ति की बात कर लेते हैं, CR दास, तो CR दास के ऊपर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। CR दास के ऊपर, ये तो वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की है। मैंने कल का मेरा पुराना वीडियो देखेंगे तो उसमें
इनके बारे में बहुत सी बातें दादा भाई नौरोजी के विषय में कही गई हैं। इनको एक तरह से भारत की आशा भी कहा जाता है, भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र का पिता भी कहा गया है, धन के निष्कासन का प्रतिपादक भी कहा गया है। इनको कहीं न कहीं भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाला पहला व्यक्ति भी कहा जाता है। धन के निष्कासन की सबसे पहले बात इन्होंने इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में तुलना के रखा था, यह भी मैंने आपको बताया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में इन्होंने लंदन में किया है। ये सब बातें मैं आप लोगों से कर चुका हूं, मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। C.R. दास, यहां क्वेश्चन आएगा सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु। पहला क्वेश्चन है, बंगाल के एक बहुत बड़े कुल मिला के कहने के राजनीतिक गुरु, बंगाल के एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे। यहां फिर क्वेश्चन C.R. दास पर बनेगा कि 1921 में C.R. दास एक तरह से अहमदाबाद कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। यानी कांग्रेस का जो अहमदाबाद में अधिवेशन होना था उसके ये अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? C.R. दास। लेकिन उस समय C.R. दास जेल में थे। कहां पर थे? C.R. दास जेल में थे। क्वेश्चन 10 बार पूछा गया है कि 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन का अध्यक्ष कौन बनाया गया था? C.R. दास। लेकिन C.R. दास चूंकि जेल में थे इसीलिए इनकी जगह हकीम अजमल खां को अध्यक्ष बनाया गया था। हकीम अजमल खां, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, हकीम अजमल खां को। ठीक है, इसी अधिवेशन में एक और क्वेश्चन बनेगा कि 1921 के इसी अहमदाबाद अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था, लेकिन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाया गया था। वो प्रस्ताव गिर गया, लेकिन सबसे पहले अहमदाबाद सेशन में ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाया गया था। और वो लाने वाले कौन थे? हसरत मोहानी। कौन थे? हसरत मोहानी ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाने वाले थे। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, कहीं ना कहीं इस तरह के जो प्रश्न है वो आपसे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं और आना भी चाहिए। ठीक है ना। और यहां पर इनकी एक किताब और है, इंडिया फॉर इंडियंस। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इंडिया फॉर इंडियंस इनकी एक किताब है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अलीपुर षड्यंत्र केस में जब अरविंदो घोष फंस गए थे, आप जानते हैं कि अलीपुर षड्यंत्र केस में 34 क्रांतिकारियों को पकड़ा गया था। इसमें कहीं ना कहीं अरविंद घोष भी थे। तो अलीपुर षड्यंत्र केस से अलीपुर षड्यंत्र केस से कुल मिला के कहीं ना कहीं C.R. दास ने अरविंद घोष का बचाव किया था। तो अरविंद घोष का बचाव किया था और वो बचा ले गए थे, बचाव किया था और बचा भी ले गए थे। तो ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन तो कुल मिला के मैंने बताया दादा भाई नौरोजी कर रहे हैं। यहां पर गोखले के ऊपर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इन्हें पुण्यात्मा गोखले कहा जाता है, इनको पुण्यात्मा गोखले कहा जाता है। इनकी एक और उपाधि है पुण्यात्मा गोखले की, और वो उपाधि क्या है? इनको एक प्रकार से जैसे विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई है। किसकी उपाधि दी गई है? विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई है। यह भी आपसे पूछा जाएगा। 1905 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना ये करते हैं। इन्हीं के नेतृत्व में 1905 में जब ये बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, किस अधिवेशन की? बनारस अधिवेशन की जब अध्यक्षता करते हैं तो सर्वप्रथम यहीं पर स्वदेशी का प्रस्ताव पारित हुआ था। यानी सबसे पहले स्वदेशी का प्रस्ताव जो आ रहा है वो 1905 में आ रहा है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यानी 1905 के बनारस अधिवेशन में सबसे पहले स्वदेशी का प्रस्ताव लाने वाले। बस विवाद ये हो गया था कि ये स्वदेशी का प्रस्ताव सिर्फ बंगाल तक सीमित रहेगा। इसी बात को लेकर बिगड़ी हो गई थी। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर है? ये गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ये बताने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने अंग्रेजी में एक साप्ताहिक समाचार पत्र द हितवाद निकाला है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी गोखले की बात हम लोग कर रहे हैं। इन्होंने अंग्रेजी
में एक समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र है द हितवाद। तो ये हितवाद, इस तरीके से इन्होंने एक अंग्रेजी समाचार पत्र द हितवाद निकाला था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है। इसके बाद गांधी, चूंकि इनके गोपाल कृष्ण गोखले चूंकि गांधी के राजनीतिक गुरु थे, इसीलिए यहां पर गांधी ने अपने गुरु के ऊपर एक किताब लिखा है, यानी गोखले के ऊपर गांधी ने अपने एक किताब लिखा है और वो है धर्मात्मा गोखले। धर्मात्मा गोखले, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, यानी गोखले के ऊपर, गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर गुजराती भाषा में, किसमें, गुजराती भाषा में इस तरीके से गांधी ने धर्मात्मा गोखले के नाम से एक किताब भी लिखा है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तिलक ने, इस तरीके से ध्यान रखना, तिलक ने इनको क्या कहा है, तो तिलक ने गोखले को कई नाम से कहा है। किस नाम से कहा है? इन्हें कार्यकर्ताओं का राजकुमार कहा है, कार्यकर्ताओं का राजकुमार कहा है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये कार्यकर्ताओं का राजकुमार है। इन्हें भारत का हीरा कहा है, महाराष्ट्र का रत्न कहा है। इस प्रकार के शब्द आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र का रत्न किसने कहा था, तो तिलक ने कहा था। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि तिलक ने ही गोखले को महाराष्ट्र का रत्न कहा है, महाराष्ट्र का रत्न कहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और भारत का हीरा भी कहा है, भारत का हीरा भी कहा है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से गोखले के ऊपर भी कोई बात आ जाती है तो आप कहीं ना कहीं इन्हीं गोखले के सुझाव पर गांधी जी कहीं ना कहीं लगभग 1 से 1.5 वर्ष तक भारत का भ्रमण करते हैं और भारत को समझते हैं। यही गोपाल कृष्ण गोखले C.F. एंड्रूज के साथ कहीं ना कहीं कहां गए थे, साउथ अफ्रीका में गांधी से विचार विमर्श करने के लिए गए थे। जब गांधी 1906 में वहां पर एशियाई रजिस्ट्रेशन एक्ट, विवाह रजिस्ट्रेशन एक्ट और पोल टैक्स के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। ये तीनों क्या है, मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो मेरा कहने का मतलब है यहां पर सब बातों पर मैं चर्चा कर चुका हूं। आंसर वॉइस ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं दादा भाई नौरोजी की है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ जाते हैं। ये क्या क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा देखते हैं। किसने कहा कि सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है? सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है, यानी इस प्रकार से, यह थोड़ा सा हटा दीजिएगा, ये कट कर दीजिए। किसने कहा था कि सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है? ये हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम है। ये आप लोगों को बताना पड़ेगा कि किसने कहा था कि सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है। जल्दी से प्रश्न का जवाब देते जाइए, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। देखिए यहां पर सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये एनी बेसेंट ये बात कहते हैं। एनी बेसेंट भारतीय, ध्यान रखना, ये भारतीय ज्ञान विशेष रूप से वेदांत से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, वेदांत से प्रभावित हैं, ये ध्यान रख लेना। यानी ये वेदांत से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। एनी बेसेंट को एनी वुड भी कहा जाता है, एनी वुड भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। इन्हें मां बसंत भी कहा गया है, इन्हें मां बसंत भी कहा जाता है। इनको कहीं कहीं आयरन लेडी भी कह दिया गया है, आयरन लेडी भी इनको कहा जाता है। और ये ध्यान रखना, इन्होंने अपना साधना जो स्थल बनाया है, साधना स्थल यानी तपस्या जो कर रही हैं वो बनारस में कर रही, बनारस में गंगा के घाट पर ये बैठकर साधना करती हैं और वेदांत का अध्ययन करते हैं। ये 1893 में 1893 में ये भारत आती हैं, यानी 1893 में ये भारत आती हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। 1898 में ये बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करती हैं। बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, हिंदू कॉलेज की स्थापना कर रही हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा। यही बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से BHU में कन्वर्ट हो जाता है। कर्नल अलकाट के मरने के बाद, क्योंकि ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए कर्नल अलकाट जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष थे, कर्नल अलकाट की मृत्यु के बाद, कर्नल अलकाट की मृत्यु के बाद 1907 में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की
थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बन जाती हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की क्या बन गई, तो ये अध्यक्ष बन जाती हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो कर्नल अलकाट की मृत्यु के बाद ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बन जाती हैं, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा इनकी जो है किताबें हैं, द एंशियंट, कहीं कहीं कुछ किताबें आपसे पूछी जा सकती हैं। द एंशियंट विजडम इनकी कुछ किताब है, तो किताबों की बात कर लेते हैं। तो द एंशियंट, द विजडम, तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखना। एंशियंट विजडम पहली किताब है। डेथ एंड आफ्टर इनकी दूसरी किताब है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस तरीके से एंशियंट की बात कर लिया। अरे एंशियंट विजडम, ठीक है ना, एंशियंट विजडम। इसके बाद इनकी किताब है डेथ एंड आफ्टर, डेथ एंड आफ्टर। तो इनकी एक किताब कौन सी है, डेथ, एंशियंट विजडम, विजडम है WISDOM, ठीक है ना, SDM, द एंशियंट विजडम, डेथ एंड आफ्टर एक इनकी किताब है। रिलीजियस प्रॉब्लम इन इंडिया, रिलीजियस प्रॉब्लम, रिलीजियस प्रॉब्लम, रिलीजियस प्रॉब्लम इन इंडिया, तो रिलीजियस प्रॉब्लम इन इंडिया ये भी इनकी किताब है। लेकिन इनकी जो सबसे जबरदस्त किताब थी एनी बेसेंट की, यानी द एंशियंट विजडम, डेथ एंड आफ्टर, रिलीजियस प्रॉब्लम इन इंडिया। लेकिन इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है वो है हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम। इस किताब में इन्होंने भारत को, यानी एनी बेसेंट ने भारत को अपनी मातृभूमि कहा है। भारत को अपनी क्या कहा है, तो मातृभूमि कहती हैं, यानी इंडिया इज माय मदरलैंड। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम में वो कहीं न कहीं भारत को अपनी मातृभूमि कह रही हैं। ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। इन्हीं एनी बेसेंट ने जब होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसका, होम रूल आंदोलन को, तो होम रूल आंदोलन जब इन्होंने चलाया था, मैं आगे पढ़ाऊंगा इसमें, सितंबर 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की जब स्थापना इन्होंने किया था, तो अंततः इन्होंने अपने होम रूल लीग के प्रचार के लिए 2 समाचार पत्र लेकर आई थी। एक कॉमन बिल है और दूसरा न्यू इंडिया है। क्या है, न्यू इंडिया है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एनी बेसेंट बहुत ही मतलब करना के करेजियस शख्सियत है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। और एनी बेसेंट, इस बात को ध्यान रखना, 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी, यानी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की ये अध्यक्ष बन जाती हैं, यानी 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनती हैं। गांधी जब असहयोग आंदोलन चला रहे थे, गांधी जब रॉलेट एक्ट के खिलाफ, क्योंकि गांधी का पहला मूवमेंट कौन सा है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ, जो अखिल भारतीय मूवमेंट है, यहां पर कुल मिला के बड़े पैमाने पर जब दंगे हो जाते हैं, कुल मिला के हिंदू मुस्लिम राइट्स हो जाता है, जब गांधी असहयोग आंदोलन चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने गांधी के असहयोग आंदोलन का विरोध किया है। और गांधी को कुल मिला के कहीं ना कहीं एक प्रकार से ध्यान रखना, एनी बेसेंट ने ही गांधी को राजनीतिक बच्चा कहा है। गांधी को क्या है, ये राजनीतिक बच्चा है, यानी गांधी को राजनीतिक बच्चा कहने का साहस भारतीय राजनीति में अगर किसी के पास था तो वो एनी बेसेंट के पास था। 1916 में इस बात को ध्यान रखिएगा, जब गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं, तो एक क्वेश्चन बनता है कि गांधी का पहला सार्वजनिक भाषण कहां पर हुआ था, तो 1916 में जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का इनॉग्रेशन चल रहा था, वहां पर गांधी को बुलाया गया था, उसमें एनी बेसेंट भी बैठी थी। और जब गांधी उस इनॉग्रेशन में कुल मिला के कुछ उल जुलूल बातें कुल मिला के कहीं न कहीं एक प्रकार से क्रांतिकारियों के ऊपर बोलने लग गए, तो हॉल में सन्नाटा छा जाता है। तब एनी बेसेंट खड़ी हो जाती हैं और खड़ी होकर गांधी को चुप रहने का आदेश देती हैं कि आप चुप होइए और यहां से बाहर निकलिए। इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भारतीय राजनीति में और भारत के कुल मिला के इतिहास में एनी बेसेंट का अपने
आप में एक बहुत बड़ा रोल है, ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर है? बिल्कुल जो है सभी बच्चों को मैं देख रहा हूं। चलिए, यहां पर अगर हम सरोजनी नायडू की बात अगर कर लेते हैं, थोड़ा सा अगर मैं इस विषय को लेकर बात करूं तो सरोजनी नायडू की बात कर लिया जाए। सरोजनी नायडू, तो सरोजनी नायडू की बात कर लेते हैं तो इनको नाइटेंगल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नाइटेंगल, नाइटेंगल ऑफ इंडिया, इनको क्या कह दिया गया? इनको नाइटेंगल ऑफ इंडिया, यानी भारत कोकिला भी कहते हैं, भारत कोकिला भी कहा जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। ब्रोकन विंग्स, ब्रोकन विंग्स, तो इस प्रकार से। और एक है सॉन्ग ऑफ इंडिया, सॉन्ग ऑफ इंडिया, सॉन्ग ऑफ इंडिया, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। इनकी कुछ किताबें हैं, लेकिन 1925 में ध्यान रखना कानपुर अधिवेशन में, यानी कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में, कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं। यानी सरोजनी जो नायडू हैं 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी आपसे पूछा जाएगा, अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं। और यहां ध्यान रखिएगा कि 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं, तो इसी अधिवेशन में ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसी अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात की गई है। यानी हिंदी राष्ट्रभाषा बनेगी, इसकी बात सबसे पहले यहीं पर की जा रही है। तो सरोजनी नायडू के ऊपर भी प्रश्न आता है, तो इन्हें नाइटेंगल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला, ब्रोकन विंग्स इन्होंने लिखा है, सॉन्ग ऑफ इंडिया लिखा है। 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पर देखिए एक क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सभी प्रश्नों की तरफ दिमाग लगाइए, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहां पर किस रूप में पूछा जा सकता हो। इसीलिए इस बार जो मैं चीज पढ़ा रहा हूं, मैं इस दृष्टि से पढ़ा रहा हूं कि मेरे बच्चे लोगों को कुल मिला के सभी चीजें मालूम हो जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन गलत नहीं हो। देखिए यहां पर इस व्यक्ति के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन बन सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं इसके ऊपर भी बता देना चाहता हूं, इसके ऊपर बताना चाहता हूं। तो यहां पर इसको ऐसे कर देता हूं और यहां पर आ जाते हैं मैकाले, ठीक है ना। यानी भारत का एक बहुत बड़ा सीनियर अधिकारी और इसका बहुत बड़ा सम्मान कुल मिला के कहीं कि ब्रिटेन में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब 1833 का चार्टर एक्ट आता है, ये ध्यान रख लेना, तो चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की काउंसिल का चौथा मेंबर विधि विशेषज्ञ के रूप में मैकाले को नियुक्त किया जाता है। यानी ये गवर्नर जनरल की काउंसिल में कुल मिला के चौथे यानी फोर्थ मेंबर के रूप में कुल मिला के नियुक्त होता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, विधि विशेषज्ञ के रूप में। किसके रूप में? विधि विशेषज्ञ के रूप में ये कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल की काउंसिल में आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। और स्वाभाविक रूप से आप जानते हैं कि 1834 में जब भारत का पहला विधि आयोग बनेगा, पहला विधि आयोग जो बना था, तो उस विधि आयोग का ये अध्यक्ष भी मैकाले बना था। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब पहला विधि आयोग भारत में बन रहा है तो उसका अध्यक्ष भी ये मैकाले बनाया गया है। ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है। इसी प्रकार से 1853 का जब चार्टर एक्ट आएगा, इसमें पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? तो पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं की बात की जाएगी। और इसमें जब प्रतियोगी परीक्षाओं की बात की जाएगी तो इस चार्टर एक्ट पर विचार करने के लिए 1854 में, ध्यान रखिएगा, 1854 में मैकाले की अध्यक्षता में ही एक प्रकार से एक कमीशन बनता है। यानी भारत में आईसीएस होगा नहीं होगा, इस पर विचार करने के लिए अंततः मैकाले कमीशन भी 54 में गठित हुआ। और इसी मैकाले कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1855 में पहली आईसीएस हो रही है और वो पहली आईसीएस लंदन में होती है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि 1813 का जब चार्टर एक्ट आता है तो भारत में
शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की जा रही है कि शिक्षा पर प्रतिवर्ष हम 1 लाख रुपया खर्च करेंगे, लेकिन यह तय नहीं हो पा रहा था कि भारत में शिक्षा पर जो प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च होगा वो किस प्रकार की शिक्षा पर होगा, पाश्चात्य शिक्षा पर होगा या प्राच्य शिक्षा पर होगा। प्राच्य शिक्षा का मतलब हमारी शिक्षा पर, इस शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। इस प्रकार से जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल बनकर आते हैं तो इसी मैकाले की अध्यक्षता में, इस बात को ध्यान रखना, इसी मैकाले की अध्यक्षता में एक कमीशन गठित किया गया था। और वो कमीशन जब गठित किया जाता है तो उस कमीशन में कुछ मेंबर बनाए गए थे, यानी मैकाले की अध्यक्षता में ही कमीशन गठित किया जाएगा कि भारत में शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए, इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो जब कमीशन गठित किया जाता है तो यहां पर ध्यान रखना, कुछ अंग्रेज लोग थे वो यह कहते हैं कि भारत में शिक्षा जो होना चाहिए प्राच्य शिक्षा बेस्ड होना चाहिए, यानी भारत को भारतीयों की भाषा में ही कुल मिला के कहने कि भारत के लोगों को उन्हीं की भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। इसमें दो लोगों का नाम आता है, एक विल्सन का नाम आता है और दूसरा प्रिंसेप का नाम आता है। विल्सन और प्रिंसेप ये लोग कहते हैं कि जो भारत के लोगों को हमें शिक्षा देना है तो उन्हीं की भाषा में दिया जाना चाहिए, उन्हीं की शिक्षा व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते हैं भारत में पाश्चात्य शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से दिया जाना चाहिए। उसमें कुल मिला के राम मोहन राय का नाम आता है, राम मोहन राय का नाम आता है। इसी प्रकार से ट्रेवेलियन का नाम आता है, ट्रेवेलियन का नाम आता है। इसी प्रकार से ध्यान रखना, यहां पर ट्रेवेलियन का नाम आता है, एल्फिस्टन का नाम आता है, एल्फिस्टन, यहां पर एल्फिस्टन, ये सब लोग एल्फिस्टन, ये कुल मिला के राजा राम मोहन राय, ट्रेवेलियन, एल्फिस्टन, ये लोग कहते हैं नहीं नहीं पाश्चात्य शिक्षा ही दिया जाना चाहिए। कैसी शिक्षा दिया जाना चाहिए? यहां पर विल्सन और प्रिंसिप ये कहते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा ही दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से मैकाले सबकी बात सुनने के बाद, चूंकि मैकाले पूरी तरह से कुलना के पाश्चात्य ओरिएंटेड व्यक्ति है, वो यहां तक स्टेटमेंट देता है कि यूरोप के एक पुस्तकालय की अलमारी का एक भाग संपूर्ण भारत और अरब के साहित्य से श्रेष्ठ है। क्या गजब की बात मतलब कर रहा है। मतलब देखिए एक बात बताए ना, देशभक्त है, वो देशभक्त है। हमारे यहां क्या है कि कुलमा के मेड इन अमेरिका, मेड इन इंग्लैंड, मेड इन जर्मनी, मेड इन जापान, मेड इन चाइना, लेकिन यह कह रहा है कि कुलमा के यूरोप के पुस्तकालय की अलमारी का एक भाग सारे भारत और अरब के साहित्य से श्रेष्ठ है। मन बना चुका है क्या? पाश्चात्य शिक्षा। और अंततः ध्यान रखना, फरवरी 1835 में इसने अपनी जो रिपोर्ट थी जिसको मैकाले मिनट्स कहते हैं, मैकाले मिनट्स, ये ध्यान रखना, मैकाले मिनट्स भी कहा जाता है, मैकाले मिनट्स, इसने किसको सौंप दी? बेंटिंग को। और इसी मैकाले रिपोर्ट के आधार पर जो फरवरी 1835 में रिपोर्ट सौंपी गई है, मार्च 1835 में इसी मैकाले रिपोर्ट के आधार पर भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और पाश्चात्य शिक्षा को पढ़ाया जाना अनिवार्य कर दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब है इस प्रकार के प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। इसी मैकाले की एक थ्योरी है फिल्ट्रेशन थ्योरी, यानी अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। ये फेल हो गई थी थ्योरी, क्योंकि हमारे यहां कहीं ना कहीं मैकाले यह कहता है अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत, जिसे फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं। अगर मैं यहां पर थोड़ा सा लिख लेना चाहता हूं तो यहां पर भी समझ सकते हैं। अधोमुखी, मैकाले की जो थ्योरी है वो है अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। निस्यंदन का सिद्धांत ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है सिद्धांत। इसको हिंदी में इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से कह देता हूं फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात करता है, फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात कर रहा है। ये फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है? वो कहता है कि हमें भारत में शिक्षा पर ज्यादा खर्च नहीं करना है। तो वो क्या करना है? बोले भारत में कुछ लोगों को ही शिक्षित कर दिया जाए, कुछ सीमित लोगों को शिक्षित कर दिया जाए, और यही शिक्षा छन छन कर इनसे जो है नीचे के लोगों तक जाएगी। यानी भारत के अंदर कुछ लोगों को जब हम शिक्षित कर देंगे तो वही शिक्षा नीचे के लोगों तक धीरे धीरे छनते छनते जाएगी। छनते छनते मतलब लोगों तक पहुंचेगी। इसी को फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं। हालांकि ये फिल्ट्रेशन थ्योरी फेल हो जाती है और बाद में जब वुड डिस्पैच 1854 में आएगा तो इस फिल्ट्रेशन थ्योरी को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस प्रकार की चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां पर मैकाले पर भी प्रश्न बन सकता है। तो मेरी बातें आप लोगों को समझ में बिल्कुल आ रही होंगी, ऐसा मैं आशा रखता हूं। तो देखिए
हम लोगों ने कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए। मैकाले पर पढ़ लिया, तिलक पर तो बहुत पढ़ लिया है, तिलक पर कुल मिला के कहीं ना कहीं बहुत पढ़ा है। तिलक जो है मतलब जैसे समझिए मांडले जेल में जब बंद होकर 6 वर्ष के लिए गए तो वहां पर गीता रहस्य लिख देते हैं, आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस लिख देते हैं। तिलक तो बेताज बादशाह हैं, भारतीय शांति के जनक हैं, केसरी और मराठा समाचार पत्र निकालते हैं। जब जब क्रांतिकारी किसी अच्छा काम करते हैं, किसी अंग्रेज की हत्या करते हैं, तब तब ये बेचारे अपने कहीं ना कहीं समाचार पत्र केसरी में कुछ ना कुछ लिखा करते हैं, और जब जब लिखा करते हैं तब तब इनको जेल जाना पड़ता है। जब चापेकर बंधुओं ने 22 जून 1897 को जब चापेकर बंधुओं ने कहीं ना कहीं पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी, तब इन्होंने तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी के माध्यम से कहीं ना कहीं इस हत्या की तुलना जो है शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से कर दी जाती है। उन्होंने कहा जो किया वो अच्छा हुआ, और इस तरह से इन्हें 18 महीने की सजा होती है। इसी प्रकार से 1908 में जब मुजफ्फरपुर बम कांड होता है, इस बम कांड में कुल मिला के खुदराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जब कहीं कि मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड को मारने का असफल प्रयास किया, तब ये प्रशंसा करते हैं, केसरी में ही प्रशंसा करते हैं, जिनके कारण इस बेचारे को 6 वर्ष के लिए मांडले जेल में भेज दिया जाता है। इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी, इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन चिरॉल कहते हैं। तमाम प्रश्न है महाराज, क्या क्या बताऊं। 1 अगस्त 1920 को जब तिलक की मृत्यु हो गई, उसी दिन गांधी असहयोग आंदोलन चला रहे थे। तब कुल मिला के गांधी को बड़ा दुख हुआ, और गांधी ने कहा कि मेरा सबसे महत्वपूर्ण बचाव पक्ष आज दुनिया से चला गया। गांधी ने कुल मिला के कहने के तिलक को मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया तक कह दिया है, और असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए इन्हीं तिलक के नाम पर तिलक स्वराज फंड की स्थापना भी कर दी जाती है। तो बहुत से प्रश्न हैं, क्या क्या पढ़ा जाएगा। जो पढ़ा रहा हूं महाराज उसी में पढ़ लीजिए, कल्याण हो जाएगा। लेकिन बस यही कहना है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं चैनल के प्रति भी, क्योंकि यदि हमको इतना मिल रहा है तो चैनल के प्रति हमारा दायित्व बन जाता है कि हम बच्चों के बीच में शेयर करें। कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि 500 पुरुष अगर मुझे मिल जाएंगे तो मैं इस देश और समाज को नहीं सुधार पाऊंगा, लेकिन 50 अगर कुल मिला के कहीं कहीं डेडिकेटेड महिलाएं मिल जाएंगी तो मैं इस हिंदुस्तान की व्यवस्था को पूरी तरह से परिवर्तित कर दूंगा। मेरी बच्चियों से भी यही कहना है, आग्रह करना है कि पूरी तरह से कुल मिला के थोड़ा सा इस चैनल को अपने ग्रुप में आप लोग जरूर शेयर किया करें, जिससे कुल मिला के इतनी चीजें अन्य लोगों तक भी पहुंचे, लोगों तक पहुंचे। ये सभी बात है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो गांव में पड़े हुए हैं, उनको कुछ मिल नहीं पा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये सब चीजें अगर उनको मिल जाएंगी तो हो सकता है उनके जीवन का भी कल्याण हो जाएगा, उनके जीवन का भी भला हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, किसने कहा सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है, ये एनी बेसेंट कह रही है। यहां तक अपनी बात हो चुकी है, आगे बढ़ जाते हैं। गांधी बनाम लेनिन, तो गांधी बनाम लेनिन की बात कर लेते हैं। इस तरीके से प्रश्न गांधी बनाम लेनिन के ऊपर रुक रहा है, और इस तरह से ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो गांधी बनाम लेनिन की बात हम लोगों ने कर लिया है, और गांधी बनाम लेनिन की बात अगर कर लेते हैं तो यहां से अब थोड़ी सी चीजों को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। एम.एन. राय पहला व्यक्ति। एम.एन. राय की बात कर लेते हैं। नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य, इनका मूल नाम क्या है? मूल नाम नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य। मूल नाम क्या है? नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इन्होंने जब सेकंड इंटरनेशनल कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में भाग लेने गए, इंटरनेशनल में भाग लेने रूस गए, तब वहीं पर ताशकंद में, चूंकि ताशकंद उस समय रूस का हिस्सा था, अक्टूबर 1920 में ताशकंद में इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, यानी एक प्रकार से कम्युनिस्ट नेता हैं। तो अक्टूबर 1920 में ताशकंद में इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इनकी एक किताब है, द फ्यूचर ऑफ
इंडियन, फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो इस तरह से इनकी एक किताब है द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इंडिया इन ट्रांजैक्शन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इंडिया इन ट्रांजिशन, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ये भी, तो ये इनकी दो किताब कहने की एम.एन. राय की बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इनकी एक पत्रिका है वेनगार्ड, क्या नाम है? वेनगार्ड। तो ये वेनगार्ड इनकी पत्रिका है, वेनगार्ड, ठीक है ना। ये वेनगार्ड क्या है? इनकी पत्रिका। क्लियर है? ये तो एम.एन. राय की कहानी हो गई। मुजफ्फर अहमद, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी एक कम्युनिस्ट नेता है। कौन है? तो कम्युनिस्ट नेता है ये मुजफ्फर अहमद। ये कुल मिला के कहने के एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता हुए हैं। ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। और इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था नवयुग। क्या निकाला था? नवयुग। इस बात को ध्यान रखना। कम्युनिस्टों के ऊपर 3 कॉन्स्पिरेसी चली है, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को यह डर है कि ऊपर जो कहने की रसिया है वो कम्युनिस्ट है। इसीलिए अगर भारत के अंदर कम्युनिस्ट प्रभाव बढ़ा तो यहां रसिया का प्रभाव बढ़ जाएगा। इसीलिए कम्युनिस्टों के ऊपर 3 जो है एक प्रकार से कॉन्स्पिरेसी चलती है। एक है पेशावर कॉन्स्पिरेसी, पेशावर षड्यंत्र, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कम्युनिस्टों पर लगेगा और इसे ये चलेगी 1922 में। दूसरा कौन सा है? कानपुर षड्यंत्र। ये कौन सा है? कानपुर षड्यंत्र। ये भी कम्युनिस्टों से रिलेटेड है, ये 1924 में लगेगा, ये कम्युनिस्टों पर ये भी है। और उसके बाद सबसे जो है मेरठ षड्यंत्र, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, मेरठ षड्यंत्र, जिसकी दुनिया भर में आलोचना की गई, ये चलता है 1931 में। और इसी कुलना के मेरठ षड्यंत्र केस के तहत मुजफ्फर अहमद को क्या दिया गया था? काला पानी की सजा दे दी गई थी। यानी मुजफ्फर अहमद को काला पानी की सजा जो दी जा रही है, इसी मेरठ षड्यंत्र के तहत दिया जा रहा है। यह भी प्रश्न आपसे बन सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है, इस बात को ध्यान रखना, ये 3 कॉन्स्पिरेसी जो चली जाएंगी वो कम्युनिस्टों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए भारत में चल रही हैं। इसमें मेरठ षड्यंत्र केस में ही मुजफ्फर अहमद को काला पानी की सजा होती है, यह भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इस मेरठ षड्यंत्र केस में 3 अंग्रेज भी फंसे थे, बेन ब्रेडले, लेस्टर हचिंसन। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, इस मेरठ षड्यंत्र केस की बात अगर कर लेते हैं तो इस मेरठ षड्यंत्र केस में 3 अंग्रेज भी हैं। एक का नाम है बेन ब्रेडले, दूसरा लेस्टर हचिंसन, और तीसरा है फिलिप स्प्रेट। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी कहीं ना कहीं अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें मेरठ षड्यंत्र केस में 3 अंग्रेज फंसे हैं, एक बेन ब्रेडले फंसे हैं, लेस्टर हचिंसन, और ये हैं फिलिप स्प्रेट। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस प्रकार की चीजें भी आपसे बिल्कुल पूछी जा सकती हैं। सुभाष बाबू के ऊपर मैं पूरी डिटेल में बात पिछले वीडियो में कर चुका हूं। S.A. डांगे की बात करते हैं, ये भी एक कम्युनिस्ट नेता हुए, और S.A. डांगे एक कम्युनिस्ट नेता हुए। तो इन्होंने किताब एक लिखी है, गांधी बनाम लेनिन। कौन सी किताब लिखी है? गांधी बनाम लेनिन। तो गांधी बनाम लेनिन इन्होंने एक किताब लिखा है, गांधी बनाम लेनिन। ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पर जो आंसर है गांधी बनाम लेनिन, वो ऐसे डांगे की किताब है, बिल्कुल सही बात है। बाकी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। और आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा सा देखा जाए। भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने स्वीकार किया था? यानी भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने स्वीकार किया है? यह भी प्रश्न अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम कौन स्वीकार कर रहा है। तो यहां पर ध्यान रख लेना, ये मोतीलाल नेहरू, आप जानते हैं नेहरू रिपोर्ट इन्हीं से जुड़ी हुई है। नेहरू जो रिपोर्ट है वो इन्हीं से जुड़ी हुई है। इनका एक समाचार पत्र है इंडिपेंडेंट, इनका एक समाचार पत्र है, ये बताने की जरूरत नहीं है। पंडित नेहरू, ये कुल मिला के ध्यान रखना, कई बार मैं कहता रहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू जब अहमदनगर फोर्ट जेल में थे वहीं से लिखना शुरू किया। अब कहीं कहीं कहा अल्मोड़ा जेल में बाद में गए, लेकिन यहां पर अहमदनगर
अहमदनगर फोर्ट जेल में रहते हुए इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखना शुरू किया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इनकी एक और किताब है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये भी इनकी किताब है। और इन्होंने समाचार पत्र भी निकाला था नेशनल हेराल्ड, जो इस समय विवाद का विषय बना हुआ है। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि सर्वप्रथम भारत के विभाजन की बात, तो ये बात जो है सी राजगोपालाचारी करते हैं। यानी सबसे पहले भारत के विभाजन की बात किस कांग्रेसी ने किया है। अगर इस तरह का प्रश्न आता है कि किस कांग्रेसी ने सर्वप्रथम भारत के विभाजन की बात की, तो वो सी राजगोपालाचारी हैं। सी राजगोपालाचारी ने 10 जुलाई, ये ध्यान रखना, 10 जुलाई 1944 को गांधी जी की अनुमति से, यानी गांधी की अनुमति से, ये क्वेश्चन आता है, गांधी की अनुमति से अपना एक फार्मूला लेकर आए थे जिसको CR फार्मूला कहा जाता है। ये CR फार्मूला लेकर ये लोग आए, ठीक है ना। अब यहां ध्यान रखिएगा कि सी राजगोपालाचारी 10 जुलाई 1944 को गांधी की अनुमति से एक फार्मूला लेकर आते हैं। इस फार्मूला में पहली बात यह कही गई है कि मुस्लिम लीग राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस का साथ दे, यानी कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस के साथ खड़ी हो। इसी प्रकार से जो अस्थायी सरकार बनेगी उसमें भी कांग्रेस का साथ दे, यानी कुल मिलाकर उसमें भागीदारी निभाए। यानी मुस्लिम लीग देश की आजादी के लिए, यानी हम लिख सकते हैं कि देश की आजादी के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का वो साथ दे, इसमें स्पष्ट है। और जो भारत में अस्थायी सरकार बन रही है, जो अस्थायी सरकार है, उसमें भी कुल मिला के कहीं ना कहीं वो सहयोग करे या शामिल हो जाए, ठीक है। लेकिन मेन बात है कि मुस्लिम लीग राष्ट्रीय आंदोलन में, देश की आजादी का जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है उसमें कांग्रेस का साथ दे। अब क्या होगा जब देश आजाद हो जाएगा? दूसरी बात कर रहे हैं कि देश के आजाद होने पर, ये ध्यान रखना, देश के आजाद होने पर भारत के उत्तर पश्चिमी, मैं अभी सब समझा रहा हूं, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्व हिस्सों में एक जनमत संग्रह कराया जाएगा, ठीक है ना। यदि यह जनमत संग्रह भारत के पक्ष में अगर होता है, यानी कि एक तरह से विभाजन के पक्ष में नहीं होता है, यानी कहीं ना कहीं भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां जो जनमत संग्रह होगा उसमें अगर कुल मिला के वोटिंग पड़ती है और वो लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन उस जनमत संग्रह में यदि वो लोग पाकिस्तान के निर्माण के पक्ष में है तो पाकिस्तान का निर्माण कर दिया जाएगा, इस प्रकार से। लेकिन मुस्लिम लीग से कहा गया कि अभी देश की आजादी का प्रश्न है, अभी राष्ट्रीय आंदोलन गर्मा गर्म है, इसमें हम लोगों को एक साथ लड़ना चाहिए और जब देश आजाद होगा तो आपके अकॉर्डिंग हम लोग कहीं ना कहीं बात कर लेंगे। अब यहां पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं मामला फंस कहां गया, मामला फंस कहां रहा है, यह भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। CR फार्मूले में कहा गया कि जो ये उत्तर पश्चिम एरिया है, जो नॉर्थ वेस्ट है, यहां पर कुल मिला के देश आजाद होगा तो जनमत संग्रह कराया जाएगा। फिर ये कहा गया कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला है, बंगाल भी इसमें है, बंगाल प्लस असम जो एरिया है, इसमें भी कुल मिला के जनमत संग्रह होगा, यानी जनमत संग्रह यहां होना है और जनमत संग्रह यहां होना है। और इस जनमत संग्रह में अगर ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान बन जाए तो कोई बात नहीं है। अब यहां पर प्रश्न ये होता है कि जनमत संग्रह में 48% लगभग हिंदू यहां पर रहते हैं और इसी प्रकार से इस नॉर्थ वेस्ट में अगर बात करते हैं तो 38% हिंदू यहां पर रहते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी 38% हिंदू यहां पर है और 48% हिंदू यहां पर है। यहां जनमत संग्रह होना है तो जिन्ना को तो ये बात मालूम पड़ गई कि अगर वोटिंग होती है तो ये 48% और 38%
50% ये तो भारत के साथ जुड़ेंगे और साथ में बहुत से मुसलमान भी जुड़ जाएंगे। तो जब 50% से ज्यादा वोट अगर भारत के पक्ष में चले जाएंगे तो मेरे विभाजन का सपना खत्म हो जाएगा। तब जिन्ना ने कुल मिला के इस सीआर फार्मूले में एक सुधार करवाया, सुधार कहते हैं, और सुधार में उसने कहा कि जनमत संग्रह के लिए मैं तैयार हूं, यानी ये जो जनमत संग्रह होगा इसके लिए मैं तैयार हूं, लेकिन ये 38% लोग वोट नहीं देंगे। तो फिर कितने लोग देंगे? ये जो 62% सिर्फ मुसलमान है ना, ये वोट देंगे, यानी जनमत संग्रह में ये लोग भागी होंगे। देखिए कितना कमीना, सुअर और हरामी व्यक्ति है। मैं तीनों ही शब्द उस जिन्ना के लिए यूज कर रहा हूं। ये 38% लोग जो यहां पर हैं वो लोग वोट नहीं देंगे, केवल मुसलमान वोट देंगे। वो 62% यहां जो मुसलमान है वही वोट देंगे और वहां से कुल मिला के कहने की वोटिंग को माना जाएगा। इसी प्रकार से बंगाल में कहता है कि जो 48% हिंदू हैं ये वोट नहीं देंगे, जो बाकी बचे हुए 52% मुसलमान हैं इनको जनमत संग्रह में भाग लेने का अधिकार मिलना चाहिए। अब बताइए, आप समझ सकते हैं कि जिन्ना किस तरह का, मतलब कितना ही, मतलब जैसे सुअर टाइप, क्योंकि सुअर का मांस खाता था। देखिए जिन्ना की सबसे बड़ी बात जो ये पर है कि वो किसी भी स्तर पर मुसलमान था ही नहीं, लेकिन फिर भी दुनिया के मुसलमानों को ग्लोबलाइज कर गया, भारत के मुसलमानों को उसने अपने पीछे कर लिया। कभी भी आप जिन्ना को देखेंगे वो मुस्लिम पोशाक कहीं पर भी नहीं पहन रहा है। जिन्ना अपने जीवन में कभी भी मस्जिद में कुल मिला के कहने की इबादत नहीं कर रहा है, कभी भी नमाज अदा नहीं कर रहा है। जिन्ना शुद्ध अंग्रेज है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिन्ना का कुल मिला के देखिए, मुसलमानों में सुअर हराम होता है और जिन्ना दबाकर सुअर का मांस खाया करता था, जिन्ना दबाकर शराब पिया करता था। जिन्ना से बड़ा चरित्रहीन व्यक्ति कोई नहीं है। वो दोस्त की छोटी सी लड़की को ही लेकर भाग गया। और मैं यह कहना चाहता हूं, जिन्ना पूरी तरह से कुल मिला के कहने के अंग्रेज होने के बाद भी कहीं ना कहीं उसने हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपने पक्ष में करके और इस प्रकार से कुल मिला के पाकिस्तान बनाकर चला गया। जिन्ना कन्वर्टर था, वो मूल रूप से देखा जाए तो वो गुजराती हिंदू है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं समझ पाया। मैं यही बात आपको यहां पर कहना चाहता हूं कि इस तरह से अगर देखा जाए तो यहां पर आप देखिए कि ये इनको कहता है ये वोट नहीं देंगे, ये वोट नहीं देंगे। इस प्रकार से कुल मिला के कहने की सीआर फार्मूला जिन्ना की हठधर्मिता के कारण पूरी तरह से फेल हो जाता है। गांधी मनाने का प्रयास करते हैं। गांधी की सबसे कमी जो थी वो यही थी कि इस सुअर के पीछे हमेशा पड़े रहा करते थे। गांधी जी, मौलाना आजाद ने मना किया था कि सुअर के पीछे मत पड़ो, ये आतताई होता जा रहा है, लेकिन गांधी मानने के लिए तैयार नहीं थे। और गांधी ने इसी समय जिन्ना को एक शब्द कहा, मनाने के लिए कहा, जिन्ना को कायदे आजम कहा है। क्या कहा है? कायदे आजम। तो जिन्ना को कुल मिला के कहीं कहीं गांधी कायदे आजम कहते हैं। कायदे आजम का मतलब है तुम महान नेता हो, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, तुम महान नेता हो। इसी प्रकार से सरोजनी नायडू का भी एक स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। ये सरोजनी नायडू भी क्या कहती हैं? सरोजनी नायडू ने जिन्ना के लिए क्या कहा है? ये जिन्ना के लिए शब्द है और जिन्ना के लिए कहते हैं, जिन्ना जी बोले क्या? बोले आप हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत हो। बताइए महाराज, सरोजनी नायडू आप तो थी जब 16 अगस्त 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे बन रहा था। इस सुअर ने लाखों हिंदुओं का कत्ल करा दिया, लाखों हिंदू महिलाओं की इज्जत लुटवा दी, और इसको आप कहती हैं कि आप हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत, इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत इस सुअर को कुल मिला के कहीं कहीं इस प्रकार से सरोजनी नायडू भी कहती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है आप इन चीजों को समझिए और फिर जो है जानिए। इस प्रकार से यहां पर हम लोगों ने कहा कि भारत के विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने स्वीकार किया था? सी राजगोपालाचारी ने किया था। प्रश्न आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया? विरोध तो सभी ने किया, लेकिन सब मान गए, कूद के गांधी के साथ चले गए। जब गांधी ने वर्धा में कह दिया गया, गांधी ने जब 14 जुलाई 1942 को वर्धा प्रस्ताव रखा जिसमें भारत छोड़ो का प्रस्ताव था, सभी लोगों ने विरोध कर दिया। तब कहीं ना कहीं गांधी ने वहीं पर कहा था कि
तुम लोग मेरा साथ दो चाहे ना दो, मैं देश की बालू से भी कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। ये बात जैसे ही सब सुने, सब लोग गांधी के पक्ष में चले गए, लेकिन सी राजगोपालाचारी नहीं गए। यानी सी राजगोपालाचारी एक ऐसे कांग्रेसी थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया है। क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न बनेगा, तो यहां पर सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो मेरी क्लासेस बेटा आप लोगों को कैसी लगती है जरूर थोड़ा सा लिखा करें और कहीं ना कहीं शेयर किया करें। आप लोग ऑफलाइन कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि आप लोगों के ऑफलाइन कमेंट से मुझे बहुत फायदा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, ग्रुप को शेयर करें, तो मैं और बहुत अच्छा काम कर सकता हूं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि कैमरे के पीछे जो मेरा बच्चा है, यही मेरा मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है, अभिमान है। और जो कुछ भी है आप ही लोग हो। इसी के साथ अपनी मैं बात को रोकूंगा। आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।